हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए जीव विज्ञान की कक्षाएं हैं और हमारा टॉपिक समय चल रहा है बैक्टीरिया या जीवाणु। बैक्टीरिया का आज ये अंतिम टॉपिक है। आज हमें दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। एक तो है आर्ची बैक्टीरिया और दूसरा है माइकोप्लाज्मा। आर्ची बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्ची बैक्टीरिया क्या है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि लिखा गया है कि आर्ची बैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ एंशियंट बैक्टीरिया, मतलब कि ये सबसे प्राचीन बैक्टीरिया का ग्रुप है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये सबसे प्राचीन बैक्टीरिया के ग्रुप हैं तो ये बैक्टीरिया के जितना डेवलप नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है आल्सो कॉल्ड ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सबसे पुराना जीवित जीवाश्म कौन है। तो सबसे पुराना जीवित जीवाश्म ये है आर्ची बैक्टीरिया। जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं ये ऑब्लिगेट एनएरोबिक होते हैं, अवायवीय होते हैं, अर्थात ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वायु नहीं होती है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है अविकल्पी, मतलब कि ये प्योर रूप से एनएरोबिक होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि सबसे पहले आर्ची बैक्टीरिया की खोज ऊज नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो यहाँ से ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि सबसे पहले आर्ची बैक्टीरिया की खोज किसने किया था। तो ऊज नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले आर्ची बैक्टीरिया की खोज किया था। ये पाए कहाँ पे जाते हैं। तो आर्ची बैक्टीरिया मुख्य रूप से दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। ऐसे दलदली स्थान जहाँ पर साल्ट की मात्रा ज़्यादा हो, या ऐसे गर्म झरनों में पाए जाते हैं जिनमें सल्फर की मात्रा मौजूद होती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है साल्ट मार्सेज। ऐसे दलदली स्थान जो कि लवणीय होते हैं, जहाँ पर साल्ट की मात्रा होती है, वहाँ पर पाए जा सकते हैं, या फिर ऐसे गर्म झरनों में पाए जाते हैं जहाँ पर सल्फर की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसके बारे में दो चीज़ें यहाँ पर कि इनके सेल वॉल में सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं होता है। जैसा कि आपने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि वहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकान पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके सेल वॉल में सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकान एब्सेंट होता है। सेलुलोज के स्थान पर नॉन सेलुलोज पॉलीसैकेराइड मौजूद होता है, अर्थात सेलुलोज से इतर पॉलीसैकेराइड मौजूद होता है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड पाया जाता है। तो इसका जो सेल वॉल होगा वो जटिल पॉलीसैकेराइड प्लस जटिल पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। इसके सेल वॉल में सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकान ये दोनों चीज़ें एब्सेंट होती हैं। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वो यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली की तुलना में काफ़ी जटिल होती है। इसमें यूनिट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्ची बैक्टीरिया को कितने ग्रुपों में बांटा जाता है। तो पहला है मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस का मतलब होता है ऐसे आर्ची बैक्टीरिया जो कि मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं। इसमें जो पहले टाइप के मेथेनोजेंस हैं ये दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं और वहाँ पर जो CO2 होती है उस CO2 को मीथेन में बदलने का कार्य करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मीथेनोबैक्टीरियम और मीथेनोकोकस। इसके बाद दूसरे टाइप के जो मेथेनोजेंस हैं ये गोबर गैस संयंत्रों में यूज किए जाते हैं
यहाँ पर देखिए लिखा है बायोगैस प्लांट, तो गोबर गैस संयंत्रों में पाए जाते हैं और वहाँ पर गोबर में जो सेलुलोज उपस्थित होता है उस सेलुलोज को ये मीथेन में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी यही होगा, मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस। इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल को हमने दोबारा नहीं लिखा है। इसके बाद तीसरे टाइप के जो होते हैं ये कैटल्स के या मवेशियों के र्यूमेन में पाए जाते हैं और वहाँ की सेलुलोज को मीथेन में बदलने का कार्य करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है रूमेनोकोकस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीथेन उत्पन्न करने वाले जो आर्ची बैक्टीरिया हैं ये 3 जगहों पर पाए जा सकते हैं, या तो दलदली स्थानों पर पाए जाएंगे, या फिर गोबर गैस संयंत्रों में यूज किए जाते हैं, या फिर कैटल्स के र्यूमेन में पाए जाते हैं। और तीनों के एग्जाम्पल आपको बता दिए गए हैं। र्यूमेन में जो पाए जाते हैं उसके नाम से ही रूमेनोकोकस आपको याद हो जाएगा। बाकी मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस ये दोनों मार्सी CO2 और जो गोबर में सेलुलोज होती है इन दोनों को मीथेन में बदलने का कार्य करते हैं। इसके बाद दूसरा जो टाइप है, पहला तो मेथेनोजेन हो गया, दूसरा है हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स के नाम से ही स्पष्ट है कि ये लवणीय जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है लिव इन साल्ट रिच एरिया, तो जहाँ पर साल्ट की मात्रा पाई जाती है अर्थात समुद्री एरिया में ये पाए जाते हैं। जो हैलोफाइल्स आर्ची बैक्टीरिया होते हैं इनके चारों तरफ एक पर्पल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो हैलोफाइल्स आर्ची बैक्टीरिया हैं इनके चारों तरफ एक पर्पल कलर की मेम्ब्रेन पाई जाती है और उस पर्पल कलर की मेम्ब्रेन में बैक्टीरियोरोडोप्सिन नामक एक पिगमेंट मौजूद होता है। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि हैलोफाइल्स आर्ची बैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट होता है, तो इसका जवाब होगा बैक्टीरियोरोडोप्सिन होता है। ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन करता क्या है कि जो तेज प्रकाश आता है उस तेज प्रकाश को एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। अर्थात यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले कार्बोहाइड्रेट बनेगा फिर कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से एटीपी बनेगी। यहाँ पर ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन डायरेक्ट सनलाइट को लेता है और उसी से यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। इसलिए यहाँ पर जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है बल्कि उसके स्थान पर डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान दे करके देख लीजिएगा। इसके बाद अगला है थर्मोएसिडोफाइल्स। जो थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं वो गर्म झरनों में पाए जाते हैं। ऐसे गर्म झरने जिनका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक होता है, कभी कभी ये 100 डिग्री सेल्सियस तक भी जीवित रह सकते हैं और उनका जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो 2 से ही पता चल जाएगा कि ये एसिडोफाइल्स होते हैं, क्योंकि जब पीएच वैल्यू 7 के नीचे होता है तो वो अम्लीय माध्यम होता है। तो यहाँ पर ये ऐसे अम्लीय माध्यम में पाए जाते हैं जिनका टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो और उसमें सल्फर की मात्रा मौजूद हो। तो ऐसे झरने प्रायः हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, अर्थात ये आर्ची बैक्टीरिया हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आर्ची बैक्टीरिया से जितने क्वेश्चन बन सकते थे उतने हमने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है बैक्टीरिया का वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को माइक्रोबायोलॉजी का जोकर कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोबायोलॉजी का जोकर किसे कहते हैं, तो इसका जवाब होगा माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अपना आकार बदलता रहता है। ये जहाँ पर पाए जाते हैं उसमें मौजूद पोषण माध्यम के आधार पर
इनका स्ट्रक्चर कभी कभी राउंडेड हो जाता है, कभी कभी स्टार शेप्ड हो जाता है, कभी कभी ओवल शेप्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कल्चर मीडियम पर। जहाँ पर ये ग्रो होते हैं वहाँ पर जो न्यूट्रिशन मीडियम होता है उस मीडियम के आधार पर इनका जो शेप है वो डिसाइड होता है। इसीलिए इनको माइक्रोबायोलॉजी का जोकर कहा जाता है। ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट जीवधारी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है तो आप जवाब देते हैं PPLO या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इन्हीं को कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। तो ये सबसे छोटे प्रोकैरियोट्स होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि ये लियोमार्फिक होते हैं अर्थात बहुरूपी होते हैं। इनका रूप बदलता रहता है और नॉन मोटाइल होते हैं। इनमें गमन के लिए कोई अंग नहीं पाया जाता है। इन्हीं माइकोप्लाज्मा को ही PPLO के नाम से जाना जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कभी कभी PPLO का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। यद्यपि PPLO को सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया था, यहाँ पर देखिए पास्चर ने सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया था, पास्चर ने, लुईस पास्चर ने, लेकिन उसके बारे में ये कोई बहुत डिटेल नहीं बता पाए। तो बाद में जो PPLO का प्योर कल्चर है वो प्योर कल्चर प्राप्त किया था नोकार्ड और रॉक्स नामक साइंटिस्टों ने 1898 ईस्वी में। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि PPLO की पहचान सबसे पहले किसने किया था तो वो पास्चर ने किया था, और PPLO का प्योर कल्चर किसने किया था तो वो 1898 ईस्वी में नोकार्ड और रॉक्स ने किया था। यहाँ पर देखिए एक और साइंटिस्ट है नोवाक। देखिए नोकार्ड और नोवाक, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा, नाम कुछ कुछ मिलता जुलता है। इन्होंने 1929 ईस्वी में इसी PPLO के लिए माइकोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि माइकोप्लाज्मा शब्द किसने दिया तो ये दिया था नोवाक ने 1929 में। और पूछा जाएगा PPLO टर्म किसने दिया था तो वो दिया था लुईस पास्चर ने। PPLO का प्योर कल्चर किसने प्राप्त किया था तो वो नोकार्ड और रॉक्स ने 1898 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए जो खास बात आपको ध्यान में रखना है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, ये 3 लेयर की होती है। ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइकोप्लाज्मा किसके किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है तो ये वायरस और बैक्टीरिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं सब परीक्षाओं में कभी ना कभी पूछे गए हैं या पूछे जाने की इनकी संभावना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है। तो माइकोप्लाज्मा से एनिमल डिजीज होते हैं और प्लांट डिजीज होते हैं। जो एनिमल डिजीज होते हैं वो प्लूरोनिमोनिया होते हैं या फिर प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया होता है। वैसे तो जो निमोनिया रोग होता है वो डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है, लेकिन जो दूसरा टाइप का एटिपिकल निमोनिया है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा भी होता है। इसके बाद इसके जो इम्पॉर्टेंट डिजीज हैं वो प्लांट्स में है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिया जाएगा कि बैक्टीरिया से होता है, कि वायरस से होता है, या फिर माइकोप्लाज्मा से होता है, या वायराइड से होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल जो होता है ये माइकोप्लाज्मा से होता है। इसके बाद जो दूसरा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है वो है बंची टॉप ऑफ पपाया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बंची टॉप आपने 2 और पढ़ रखा है, बंची टॉप ऑफ टोमेटो और बंची टॉप ऑफ ब्रिंजाल। तो यहाँ पर जो बंची टॉप डिजीज है एक वायरस से होता है, एक वायराइड से होता है और एक माइकोप्लाज्मा से होता है। तो जो पपाया में होता है वो माइकोप्लाज्मा से होता है। बाकी जो 2 हैं बंची टॉप ऑफ बनाना
और बंचिटापा ब्रिंजाल, ये हमने आपको वायरस वाले चैप्टर में पढ़ाया है, जहाँ पर वायरस और वायरस से होने वाले डिजीज बताए थे। तो वहाँ पर हमने माइकोप्लाज्मा से होने वाले बंचिटापा पपाया का भी जिक्र किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद 2-3 और डिजीज हैं, बिग बड इन टोमेटो, मलबेरी ड्वार्फ, लंदन सीवेज डिजीज इन ब्रिंजाल एंड टोमेटो। थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से प्लांट में जो इम्पॉर्टेंट डिजीज हैं वो हमने आपको बता दिया। आज बैक्टीरिया का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अब बैक्टीरिया में कुछ भी पढ़ाने के लिए शेष नहीं बचा है। हाँ, साइनोबैक्टीरिया है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया का डिस्कशन हम करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहा जाता है, जब हम एल्गी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी में साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी का भी डिस्कशन कर लेंगे। तो बैक्टीरिया का टॉपिक समाप्त हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि लोगों को ये जानकारियाँ उपलब्ध होती रहें। तब तक के लिए नमस्कार।